तो कल हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो कोई भी सरफेस जिस पर जो पोटेंशियल है वो क्या होता है आपका सेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ इसके बाद हमने स्टार्ट किया था क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑलरेडी कवर कर रखी है। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी? नो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर इट्स सरफेस। अगर हम किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या कर रहे हैं, चार्ज को एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक मूव करा रहे हैं, तो मूव कराने में क्या कोई वर्क डन होगा? कोई भी वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन कितना होगा? जीरो। कल मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। ये आपके पास एक टेबल है, इस टेबल पे अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करा रहा हूँ इस पॉइंट तक, तो दोनों में पोटेंशियल क्या है आपका? सेम है। जब पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन कितना होगा आपका? जीरो। इतना क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो थी कि वर्क डन कितना होता है? जीरो होता है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी शायद मैंने थोड़ी सी बता दी थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स are always normal to the equipotential surfaces। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज कोई भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये आपके पास चार्ज हो गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके थ्रू जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होगी आपकी? रेडियली आउटवर्ड्स, है ना। और अगर आपको इस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा? सब पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद इसको ज्वाइन कर देंगे। तो हर एक पॉइंट पर देखो, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो क्या होंगी आपकी? नॉर्मल टू दी सरफेस, नॉर्मल टू दी सरफेस। क्लियर? दूसरा एग्जांपल, लेट्स सपोज ये कोई आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, ये कोई आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्लियर? अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो ऑलवेज इसके क्या होंगी? नॉर्मल। ऑलवेज क्या होंगी? नॉर्मल। कौन? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, या इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट समझ आया? ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो सरफेस के हमेशा क्या होंगी? नॉर्मल और परपेंडिकुलर। क्लियर? लेट्स सपोज अगर इन केस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो सरफेस के नॉर्मल नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, लेट्स सपोज कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो इस सरफेस के नॉर्मल नहीं है, ठीक है, इस सरफेस के नॉर्मल नहीं है, तो क्या होगा? देखो, ये सरफेस क्या फॉर्म कर रहा है? ये एंगल फॉर्म कर रहा है ना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैरेलल, है ना, और एक हो जाएगा ई परपेंडिकुलर। ई पैरेलल क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा, और ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत ना। अब ये तो देखो पैरेलल, इस सरफेस के अलोंग एक पैरेलल कंपोनेंट है ई कॉस थीटा, है ना। अब ये ई कॉस थीटा यहाँ पर रखी हुई किसी भी चार्ज को क्या करना चाहेगा? फोर्स एक्सर्ट करना चाहेगा। ध्यान से समझो भाई बात को, कि ये जो पैरेलल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, यहाँ इस सरफेस पे अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, किस सरफेस पर?
इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मूव कराने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? लेट्स सपोज अगर ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में किस डायरेक्शन में मूव करता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव करना स्टार्ट कर देगा अपने आप ही, बिकॉज नॉन जीरो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अलोंग दी सरफेस क्या है? नॉन जीरो कंपोनेंट है, जिसकी वजह से ये जो चार्ज है वो क्या करना स्टार्ट करेगा? मूव करना स्टार्ट कर देगा। यस और नो भाई? ठीक है। अब यहाँ पर एक चार्ज जो मूव करना स्टार्ट करता है, मुझे इस पॉइंट से इस चार्ज को ऐसे समझो कि इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए क्या अब मुझे वर्क डन करना पड़ेगा? यस और नो? करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो गई है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। बट इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बोलता है कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप चार्ज को मूव करा रहे हैं तो कोई भी वर्क डन नहीं होता है। बात समझ में आ गई ना? तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो ऑलवेज क्या होती है? नॉर्मल टू द सरफेस। अब मैंने ऐसे क्यों समझाया, इसका रीजन है। मान लो क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिए, बोर्ड में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस बाय, क्यों होती है? ठीक है, तो उसका एक काउंटर करेंगे हम। किस तरीके से काउंटर करेंगे? अगर लेट अस अज्यूम कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है आपकी? नॉट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट इज एन एट एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एन एनी एंगल। क्या है? किसी भी एंगल पर है। तो जब किसी भी एंगल पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। एक अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस अलोंग द सरफेस, दूसरी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर वाली तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है? नॉर्मल। हमें कौन सा प्रूफ करना है? सरफेस वाला। तो हमने क्या रखा? यहाँ पे एक चार्ज रख दिया। अब जब चार्ज को रखेंगे तो ये कहाँ रखा हुआ है? इस नॉन जीरो कंपोनेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। और जब भी आप किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए क्या वर्क डन करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता है, जो हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा अजम्पशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसी ले रखी है? किसी भी एंगल पर, ये हमारा अजम्पशन है जो क्या है? रॉन्ग है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी कैसी होती है? ऑलवेज परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मेन पॉइंट समझ में आ गया? मेन पॉइंट क्या है? चलो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज क्या होती है? नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इतना तो समझ आ गया ना? बात करते। ठीक है, बाकी बाद में देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा तब। थर्ड पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी। अब देखो भाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या है? नॉर्मल टू द सरफेस है। तो क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने ये बना दिया, ठीक है, और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने ये बना दिया। ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, देखो इस फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगी? यस और नो? और ये जो सेकंड वर्टिकल जो आपका हॉरिजॉन्टल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस डायरेक्शन में होंगी। और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्या कर रही है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो गई? 2 डायरेक्शन हो गई, जो कि क्या है? इम्पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन होगी? 2 डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं। बात समझ में आ गई?
ठीक है। तो सिमिलरली जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। नो टू इक्विपोटेंशियल surfaces intersect each other। कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ, क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस are closer together in the region of strong electric field and farther apart in the region of weak field। अब इसको और समझ में आएगा नेक्स्ट टॉपिक। क्या मतलब है इस टॉपिक का? देखो मतलब इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। एक रिलेशन अभी हमने स्टडी किया था, E इज इक्वल टू dV ओवर dl। यस और नो? कल ही स्टडी किया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे क्या है आपका माइनस साइन। क्लियर? लेट्स सपोज कि जो dV है वो क्या है आपका कांस्टेंट। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि dV क्या है आपका कांस्टेंट है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल क्या है अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। क्लियर? नाउ तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। यस और नो? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। इट मींस dr इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। क्लियर? व्हाट इज dr? dr क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। लेट सपोज एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, तो इनके बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज नोन एज dr, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है। अब अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो dr की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी? लेस होगी या नहीं होगी? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो जो dr है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि इनके बिटवीन जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? इनवर्सली रिलेशन है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब इनके बिटवीन रिलेशन जो है वो इनवर्सली है। इसका मतलब जहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बिटवीन डिस्टेंस है वो क्या होगी? स्मॉल। क्लियर? ठीक है। और जहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी dr E, जहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर dr का मतलब क्या हुआ? सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पॉइंट समझ आया? मेन मत बताओ, पॉइंट समझ में आ गया? बाकी अभी नेक्स्ट टॉपिक में समझ में आ जाएगा ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? नोट करो जरा इसे। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ वेरियस चार्ज सिस्टम, मतलब हमें क्या करना है, अब हमारे पास चार्जेस के सिस्टम होंगे और उन चार्जेस के सिस्टम के थ्रू हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या करना है? ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला केस हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब इसके थ्रू हमें क्या करना है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहला केस हमारे पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। हमने जो प्रॉपर्टीज स्टडी की है तो किसकी? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। उसी की प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी?
इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई वर्क डन नहीं होता, वो यहाँ पर कोई यूज अभी नहीं होने वाला। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो ऑलवेज नॉर्मल होती है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी होती हैं आपकी, आउटवर्ड्स, अपर नहीं आउटवर्ड्स, ठीक है। ये देखो दिस वन, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, क्लियर। अब मैं अगर इस डिस्टेंस की बात करूँ, तो इस डिस्टेंस की, इस पॉजिटिव चार्ज से ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है ना मुझे, और हमें पता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर, यह तो ठीक है। अगर आर की वैल्यू लेस है, आर की वैल्यू लेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी, है ना। मतलब क्लोज टू द पॉजिटिव चार्ज, जो स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हाई है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो जो डिस्टेंस है बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो क्या होगा, कम होगा। पॉइंट समझ में आया। तो लेट सपोज ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, यहां पर भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है। अब दोनों ही आपस में क्या है, क्लोज है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे उनके बिटवीन जो सेपरेशन होगा वो कम होगा, लेस होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। आप अगर आर को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है तो जो सेपरेशन है बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि देखो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां ड्रॉ किया, ठीक है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां ड्रॉ किया, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने यहां ड्रॉ किया। केवल समझाने के लिए इतने बना रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आप इतनी बनाए, ठीक है। अब बताओ अगर मैं इन दोनों के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात करूं तो डिस्टेंस कम है और डिस्टेंस कम है, लेकिन जैसे ही इसके पास पहुंचा तो डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज, फिर आगे पहुंचा डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज, फिर आगे पहुंचा तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बिटवीन डिस्टेंस क्या होगी। ये मतलब था इस कॉन्सेप्ट कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बिटवीन डिस्टेंस है वो क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बिटवीन डिस्टेंस है वो भी क्या होती रहेगी, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होती रहेगी, क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी। अगर आपको दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो और लार्ज डिस्टेंस पे बनाना होगा। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया मेथड, तरीका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करने का। अब आप सिंपली इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, क्लियर हुआ, पॉजिटिव चार्ज के थ्रू। अब देखो ये जो डिस्टेंस है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बिटवीन वो क्या होती जा रही है, लार्ज होती जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जा रही है, डिक्रीज। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्लियर हो गया, इसको नोट करो जरा। पॉइंट चार्ज के थ्रू जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ हुए हैं उनका शेप कैसा है, कैसा है, स्फेरिकल, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज
आर स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल। ठीक है, नोट कर लो ये पॉइंट। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल surfaces of a positive point charge are concentric spherical, concentric spherical। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम की बात करते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का मतलब क्या हुआ? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्या बोलेंगे इसको सिंगल वर्ड में? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का मतलब क्या हुआ? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ डाइपोल। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, क्या बोलेंगे इसको? डाइपोल। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? एक पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, लेट्स से ये क्या है आपके पास, एक पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है आपके पास, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पहले तो मेथड समझो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कैसे होते हैं। अब देखो, सबसे पहले एक रिलेशन हमको पता है, क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होंगे? परपेंडिकुलर, है ना। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से, एंड कहाँ होती है? नेगेटिव चार्ज पर। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट, नेगेटिव चार्ज पर एंड, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट, नेगेटिव चार्ज पे एंड, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट, नेगेटिव चार्ज पर एंड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट, नेगेटिव चार्ज पर एंड, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट, नेगेटिव चार्ज पर एंड, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट, नेगेटिव चार्ज पर एंड। ठीक है, बन गई। क्या बनाए? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब हमें क्या ड्रॉ करना है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी हमको, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dl, है ना। अब दो रीजन है मेरे पास, वैसे तो तीन रीजन है, एक बिटवीन डाइपोल और एक आउटसाइड डाइपोल। ठीक है, एक रीजन ये हो गया, देखो ये रीजन, और एक रीजन ये वाला है, आउटसाइड द डाइपोल। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो इनसाइड ज़्यादा है या आउटसाइड ज़्यादा है? कैसे पता चलेगा? तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की एक प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी थी? जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉडिंग में है, जिनकी नंबर ज़्यादा है, आपस में पास पास है, वहाँ पर स्ट्रेंथ जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़्यादा होती है। ठीक है, जहाँ पर दूर दूर है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। तो इसका मतलब ये है कि एक डाइपोल के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसके आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी और आउटसाइड जो होगी वो आपकी वीक होगी। इतना क्लियर हुआ? अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को अगर हम ड्रॉ करें तो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? देखो, पहले ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। ठीक है,
क्लियर? कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया? देखो यहाँ पर बिटवीन द डाइपोल जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ज़्यादा है, तो बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस जो डिस्टेंस है वो लेस है। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है आपस में क्लोजर, पास पास है। लेकिन आउटसाइड अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो क्या है, लेस है, वीक स्ट्रेंथ है। तो इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बिटवीन भी क्या होगी, डिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो फार्दर अपार्ट होंगे, यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो फार्दर अपार्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो हाई स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इट मीन्स यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो क्या होंगे, क्लोजर टुगेदर। सारे के सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे, पास पास। देखो है पास पास, है या नहीं है? और आउटसाइड क्या है, दूर दूर है, दूर दूर। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ड्रॉ होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस और वी कैन सी डाइपोल। अगर आपको सिंपल ड्रॉ करना है तो आप इस तरीके से सिंपल ड्रॉ कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या था, प्रॉपर मेथड है कि किस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ किए गए हैं। और ये क्या है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है कि डायपोल के थ्रू जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, नोट डाउन। तो अभी हमने बात की थी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्वल अपोजिट चार्जेस। लेकिन अब हमें किसके थ्रू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करनी है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। अभी कैसे थे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ठीक है, अब हम दोनों पॉजिटिव चार्जेस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस के थ्रू हम ड्रॉ करते हैं। तो किस तरीके से ड्रॉ होते हैं, देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है भाई, एक पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज। इसके थ्रू क्या ड्रॉ करना पड़ेगी हमको, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स देखो इसके इनसाइड कुछ इस तरीके से होती है, कुछ याद आ रहा है? तो जिस तरीके से होते हैं, है ना। अब देखो इसके इनसाइड क्या क्राउडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, नहीं है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो यहाँ स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कैसी है, बी। और इस आउटसाइड अगर देखें, आउटसाइड रीजन में देखें, अगर ऑब्जर्व करें तो आउटसाइड रीजन में जो स्ट्रेंथ क्राउडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, कि इनसाइड जो है वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आउटसाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करना है तो आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ज्यादा नहीं बनानी, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस को कितने भी ड्रॉ किए जा सकते हैं, सही। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट देखो, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इनसाइड स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो लेस है, वीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बिटवीन की डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है ना। आउटसाइड स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हाई स्ट्रेंथ है। तो इनके बिटवीन जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो क्या है, आपस में क्लोज है, और इनसाइड क्या है, फार्दर
अपार्ट। क्लियर? ठीक है। अब इसका अगर सिंपल डायग्राम बनाना है, अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप सिंपल इस तरीके से भी बना सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि आउटसाइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। ये किसके थ्रू हो गया? टू, ये किसके थ्रू हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, नोट डाउन। सबसे पहले हमने इक्विपोटेंशियल को ड्रॉ किया। सबसे पहले कौन सा केस था? सिर्फ हमारे पास क्या था? एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। उसके बाद हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ किया, किसके थ्रू? डाइपोल के थ्रू, मतलब पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। फिर हमने टू इक्वल अपोजिट चार्जेस को थ्रू देखा। अब हम देख रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना? कुछ इस तरीके से क्या हो गया हमारे पास? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीन्स क्या हुआ कि हर एक पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होगी? आपकी सेम होगी, है ना? अब इसके थ्रू हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करना है। तो एक रिलेशन हमें पता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर सिर्फ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, एक सरफेस ऐसा यहाँ पे रख देना है जो क्या हो? इसके परपेंडिकुलर हो। तो देखो एक सरफेस मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, ठीक है। और अच्छे से व्यू के लिए मैं ये रफ कर देता हूँ। अब थोड़ी सी फीलिंग आ रही होगी कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो इस सरफेस की कैसी है? परपेंडिकुलर और आर पार जा रही है ना? अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, दूसरा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, तीसरा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे, है ना? बट ये जो फर्स्ट और सेकंड के बिटवीन जो सेपरेशन है, लेट्स से डी है तो इसके बिटवीन भी कितना होगा आपका? डी। ठीक है, सेपरेशन क्या होगा? सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कैसी है? सेम है हर एक पॉइंट पर। इसलिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बिटवीन जो सेपरेशन होगा वो भी क्या होगा? सेम। पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ आ गया भाई कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बिटवीन जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नोट डाउन। क्या है? ड्रॉ 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस corresponding to a field that uniformly increases in magnitude but remains constant along z direction। मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो z डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? आपका इंक्रीज हो रहा है, बट हमेशा किस डायरेक्शन में? along z डायरेक्शन। एक कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा, है ना? तो लेट सपोज हमने एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया। अब इजी के लिए हम इस एक्सिस को क्या ले लेते हैं? जेड, बाकी एक्स और वाई। समझ आ गया? ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रही है अलोंग दी जेड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ई इंक्रीज अलोंग
जेड डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम रहा हो, है ना। एग्जाम्पल का अगर समझे तो इस पॉइंट पे लेट से 10, इस पॉइंट पे 20, इस पॉइंट पे 30, इस पॉइंट पे 40, कंटिन्यूसली जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का अलोंग दैट डायरेक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहला पॉइंट समझ आ गया, ठीक। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, अलोंग जेड डायरेक्शन, मतलब जेड डायरेक्शन की बात कर रहा है वो, एक्स और वाई की बात नहीं कर रहा। अब हमें क्या ड्रॉ करनी है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करना है। हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो हम क्या करें, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना स्टार्ट कर दें। फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस। कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, इनके बिटवीन सेपरेशन, है ना। इसके बिटवीन, इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन, सॉरी गलत बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही होगी, लेस, और आगे जैसे जैसे जाओगे अलोंग दैट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब जो सेपरेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इनके बिटवीन क्या बनेगा, क्लोज, और ये क्या हो जाएगा, फार अपार्ट। बस समझ, अगर इनके बिटवीन लेट से वन यूनिट है तो इसकी बिटवीन कितनी है, 2 यूनिट, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, तो समझ आ गया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। इस केस में क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज अलोंग दैट डायरेक्शन। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को जब आप ड्रॉ करोगे तो उनके बिटवीन डिस्टेंसेस कैसे करते रहोगे आप, लेस करते रहोगे, कम करते रहोगे, रिड्यूस करते रहोगे। ठीक है, लेकिन अगर वो इसका जस्ट अपोजिट बोलते, ठीक है, जस्ट अपोजिट, कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो डिस्टेंसेस है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बिटवीन क्या होती रहेंगी, इंक्रीज होती रहेंगी। इस केस में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और जब डिक्रीज होगी तब क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम करेंगे अभी, लेकिन ये क्वेश्चन समझ आ गया, है ना। अब इसने एक क्वेश्चन और पूछा है, हाउ आर दीज सरफेसेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो कैसे हैं, इक्यू डिस्टेंस, कैसे हैं, इक्यू डिस्टेंस। बट इस केस की बात करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नॉट इक्यू डिस्टेंस ईच अदर। इस केस में जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो इक्यू डिस्टेंस नहीं होंगे, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके क्या होंगे, इक्यू डिस्टेंस होंगे। क्वेश्चन समझ आ गया, आंसरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। बाकी कल कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे। ठीक है, तो कल जितना भी कराया है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, वो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराना ताकि आपको न्यूमेरिकल जो है वो अच्छे से समझ में आ पाए।